प्रिज्म से प्रकाश का वर्तन। सबसे पहले दिखा दूं प्रिज्म, ये दिख रहा है एक तंबू के आकार का है शेप। यह एक समबाहु त्रिभुजाकार है, प्रिज्म का आकार समबाहु त्रिभुज है। यह जरूरी नहीं कि हमेशा यह समबाहु हो, समद्विबाहु भी हो सकता है, विषमबाहु भी हो सकता है, जिसमें यह तल और यह तल, यह टूटा हुआ है, यह तल भी त्रिभुजाकार है। यह एक तल है आयताकार, यहाँ एक तल है आयताकार और नीचे की तरफ आयताकार। चित्र में यहाँ केवल यह वाला फेस दिखाया गया है त्रिभुजाकार। इधर से इस तल पर आपतित किरण आएगी तो इस तल से किस प्रकार निकलेगी और अंदर की तरफ किस प्रकार यह किरण जाएगी, उसको लेकर देखना है। यदि हम इन दोनों तलों को देखें तो इन दोनों तलों को हम वर्तित तल कह सकते हैं, अर्थात प्रकाश की इधर से आपतित होकर इधर वर्तन हो या निर्गत हो, या इधर आपतित होकर इधर से निर्गत हो। इस कंडीशन में नीचे वाले तल को हम प्रिज्म का आधार कहें। यदि एक प्रकाश की किरण PQ प्रिज्म के ऊपर आपतित हो तो Q बिंदु पर वर्तन किस प्रकार होगी? पहला है AB तल के ऊपर एक अभिलंब खींचना होगा। चूंकि वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, प्रकाश की किरण अपने रास्ते से मुड़ेगी इधर की ओर, अभिलंब की ओर। प्रकाश की सीधी रेखा अगर जाती प्रिज्म के अभाव में तो यह इस प्रकार से चली जाती है, किंतु यह विचलित होकर अभिलंब की ओर मुड़ रही है, तो मैं इस तरह से सीधा दिखाया। अब मान लीजिए यह बिंदु है R, पुनः R बिंदु पर माध्यम बदल रहा है, प्रकाश की किरण फिर से अपने रास्ते से मुड़ेगी, AC के ऊपर एक लंब खींचना होगा। इस बार सघन से विरल में जा रही है, अतः प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर जाएगी। इसकी सीधी रेखा यह थी, अभिलंब से दूर। इसको आपतित किरण, प्रिज्म के अंदर वर्तित किरण और इसे निर्गत किरण कहेंगे। ओरिजिनल रास्ता यह था, अंतिम रास्ता यह है। इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो यहाँ जो कोण बनता है, इस कोण को कहेंगे विचलन कोण, क्योंकि किरण जा रही थी ऐसे लेकिन निर्गत हुई इस तरफ। इस कोण को बोलेंगे विचलन कोण। मान लिया यह विचलन कोण का नाम है D। ये जो कोण है D, एंगल ऑफ डेविएशन D नाम दिया। अब ये दो अभिलंब सपोज करो, मान लिया N बिंदु पर एक दूसरे से मिलती। यहाँ पर अगर प्रश्न आए कि प्रिज्म से होकर प्रकाश की किरण को दिखाओ, तो यह चित्र दिखाकर हम रहने देंगे। इसके बाद यहाँ एक संबंध ज्ञापित करना पड़ता है, जिसमें यह हम दिखाएंगे कि यह जो विचलन कोण है D, यह आपतन कोण, निर्गत कोण और प्रिज्म का कोण पर किस प्रकार निर्भर करेगा। यहाँ अभिलंब के साथ आपतित किरण का जो कोण है उसे कहा I1। इधर Q बिंदु पर जब वर्तित किरण निकल रही है तो अभिलंब के साथ जो कोण बन रहा है उसका नाम ले रहा हूं मैं R1, यह वर्तन कोण है। R बिंदु पर जब यह आपतित हुई है तो पुनः यहाँ एक आपतन कोण हुआ, जिससे मैं नाम देता हूँ R2। और निर्गत किरण का अभिलंब के साथ जो कोण बन रहा है उसको नाम देता हूँ I2, निर्गत कोण A को प्रिज्म का कोण, जिससे बोला I1 आपतन कोण, R1 प्रिज्म के अंदर Q बिंदु पर वर्तन कोण, R2 प्रिज्म के अंदर R बिंदु पर आपतन कोण, I2 R बिंदु पर वर्तन कोण, या अंततः इसे निर्गत कोण भी कहेंगे। तो I1, I2, D और A के बीच में संबंध देखना है। इसके लिए पहला काम हम करेंगे, इस चित्र से यह जो इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं O बिंदु।
त्रिभुज लेंगे ओ ओ क्यू आर, यह त्रिभुज क्यू आर एन, दो हुआ, एक त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, और एक चतुर्भुज लेंगे ए क्यू एन आर। ये तीन चित्र से हम संबंध को ज्ञापित करेंगे और देखेंगे संबंध क्या है। पहला लिखते हैं चित्र से, चित्र में त्रिभुज क्यू आर एन से, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल होता है 180 डिग्री। R1 प्लस R2 प्लस एंगल N, क्यू एन आर को मैं ओनली N लिख रहा हूं, बराबर 180 डिग्री, और R1 प्लस R2 बराबर 180 माइनस N। यह समीकरण 1। दूसरा, यहां पर यह जो त्रिभुज दिख रहा है ओ क्यू आर, इस त्रिभुज में जाते हैं। त्रिभुज ओ क्यू आर से हमें विचलन कोण डी देखना है, तो इस त्रिभुज के लिए विचलन कोण एक बहिष्कोण, तो बहिष्कोण का मान दो विपरीत अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। क्योंकि O के पास यह बहिष्कोण है, तो यह उससे सटा हुआ अंतःकोण है, अतः कोण ओ आर क्यू और ओ क्यू आर, यह दो विपरीत अंतःकोण है। लिखेंगे कोण ओ क्यू आर प्लस ओ आर क्यू। अब इन दोनों का मान क्या है देखा जाए। ओ क्यू आर, यहाँ पर यह छोटा सा कोण, ध्यान दो यहाँ पर यह डॉट 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 जो है इस रेखा पर लंब है, और यह पी क्यू सीधा गई, दो रेखाएं इस प्रकार है। I1 के विपरीत में यहाँ पूरा जो कोण है ओ क्यू एन, सम्मुख कोण हुआ ओ क्यू एन, I1 के बराबर ही होगा सम्मुख कोण I1 और उधर ओ क्यू एन, अर्थात ओ क्यू एन I1 के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक ये R1 है, मुझे चाहिए ये वाला, अर्थात यह कोण होगा I1 माइनस R1, I1 माइनस R1। ठीक उसी प्रकार इस तरफ में डॉट 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 यह और यह रेखा दोनों एक दूसरे को R बिंदु पर काटती है, तो I2 और इधर में ये पूरा ORN सम्मुख कोण है, यह पूरा I2 होगा जिसमें यह छोटा सा R2 है, तो इसका मान हो जाएगा I2 माइनस R2। सजा कर लिखा जाए तो I1 प्लस I2 एक साथ माइनस R1 माइनस R2 को एक साथ लिखा जाएगा, तो यह हो जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2। इस R1 प्लस R2 का मान यहाँ से बैठा सकते हैं, अभी नहीं बैठाएंगे, इसको समीकरण 2 लिखकर छोड़ देते हैं। मैंने बोला एक और चित्र लेना है, वह लेंगे चतुर्भुज ए क्यू एन आर। यहाँ मुझे बचाना पड़ेगा उस चतुर्भुज से क्या मिलता है। चतुर्भुज ए क्यू एन आर से चतुर्भुज का चार कोण जोड़कर होता है चार समकोण, अर्थात 360 डिग्री। तो यहाँ पहला कोण लिखते हैं ए, कोण ए प्रिज्म का कोण, प्लस यह वाला टोटल कोण, क्योंकि यह लाइन ए बी के ऊपर लंब है, अर्थात यह पूरा हो गया 90 डिग्री, प्लस यह कोण जिसको एन कोण नाम दिया था। यहाँ भी देखेंगे तो यह रेखा AC के ऊपर लंब है, अर्थात यह पूरा कोण हो गया 90 डिग्री, एक समकोण। इधर लिख दिया 360, चार जोड़कर 360 होता है, और कोण A प्लस कोण N
बराबर 90 90 180, उधर जाएगा माइनस करेंगे तो उधर भी हो जाएगा 180 डिग्री। m को भी अगर मैं उधर लिखूं तो होगा माइनस कोण m। यह समीकरण 3। समीकरण 1 था r1 प्लस r2 बराबर 180 माइनस n। समीकरण 3 हो गया a बराबर इतना, अर्थात इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो लिखेंगे यहां समीकरण 1 और 3 से कोण A बराबर R1 प्लस R2, इसलिए D बराबर I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 था, माइनस R1 प्लस R2 की जगह पर हम लोग लिख देंगे A। कोण D बराबर I1 प्लस I2 माइनस A। यह संबंध ज्ञापित करो। एग्जाम में 3 मार्क्स का देता है, इंपॉर्टेंट। अगला है, चूंकि आपतन कोण के कारण यहाँ एक निर्गत कोण मिला, उसके कारण फिर यहाँ एक विचलन कोण हुआ। यदि यह आपतन कोण बढ़े, आपतन कोण का मान बढ़ाया जाएगा, यह कोण जितना इधर जाएगा यह I1 बढ़ने पर क्या होगा, यह जो कोण है यह भी बढ़ेगा, अर्थात यह भी ऊपर की तरफ होगा। अब यह कोण बढ़ेगा तो यह R2 बढ़ेगा, R2 बढ़ेगा तो फिर I2 बढ़ेगा। I2 बढ़ने का मतलब है कि इधर की तरफ से देखा जाता है अल्टीमेटली D जो है कम, ठीक है। ऐसा अगर ख्याल से देखा जाए तो एक ग्राफ अगर बनाया जाए, एक्चुअली एक प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, ग्राफ में देखा जाता है कि आपतन कोण का मान बढ़ाने से विचलन कोण का मान अंततः कम होता जाता है, किंतु यह सब समय नहीं, प्रयोग द्वारा देखा गया है। ग्राफ बनाने पर यदि आपतन कोण का मान के साथ I1 जिसको मैंने बोला केवल I भी लिख सकते हैं, विचलन कोण का जो मान है, जो ग्राफ विचलन कोण इधर आपतन कोण, चित्र बनाने पर आपतन कोण बढ़ने से विचलन कोण घटता है, किंतु एक विशेष मान तक जाने के बाद अब अगर आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो विचलन कोण पुनः बढ़ने लगता है। तो इस विशेष स्थान पर जहां विचलन कोण का मान सबसे कम होता है, इस स्थिति को बोलते हैं न्यूनतम विचलन। न्यूनतम विचलन, और उस समय जो विचलन कोण होता है उसे कहेंगे न्यूनतम विचलन कोण। उस स्थान पर जो आपतन कोण होता है I1 वह निर्गत कोण के बराबर होता है, I1 और I2 बराबर होता है। इसे सिलेबस में सिद्ध करने के लिए नहीं दिया गया है, केवल यहीं तक ग्राफ जानकर रखिए। यहाँ से एक और बात देख सकते हैं, विशेष विचलन कोण के लिए, क्योंकि यहाँ से विचलन कोण इस लाइन में देखा जाए तो विचलन कोण का मान एक ही है, किंतु यहाँ से अगर नीचे लाइन खींचा जाए तो आपतन कोण का एक मान हुआ, फिर यहाँ से लाइन खींचा जाएगा तो आपतन कोण का दूसरा मान हुआ, अर्थात एक ही विचलन कोण दो आपतन कोण को पाया जाता है। इसके लिए क्या प्रयोग ऐसे किया जाता है कि किसी एक टेबल पर इस तरह से रखा जाता है, अगर ये आपतन कोण है तो इसको इस तरह से हम घुमाएं, ठीक है, घुमाने पर आपतन कोण बदलते रहता है। या अगर यहाँ रखा जाए इस तरह से रहेगा तो ये अगर ऐसे घुमाएंगे तो आपतन कोण हमारा बदलता है, तो विचलन कोण भी बदलेगा। यह हुआ प्रिज्म से प्रकाश का वर्तन। प्रिज्म के द्वारा ही मैं अब एक और घटना का बारे में बता रहा हूँ, या किसी और भी तल से हो सकता है, किसी और भी पदार्थ से हो सकता है, पर प्रिज्म से ही मैं समझा रहा हूँ। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण कभी कभी हम लोगों ने देखा है, या सबसे अच्छा उदाहरण बताओ, बारिश के समय में, वर्षा के बाद
जब सूर्य निकलता है तो आकाश में कभी कभी 7 रंग दिखाई देता है, जिसे हम लोग इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। तो वह घटना क्यों होती है, क्या कारण? ऐसा पेन वगैरह के कांच से भी दिखाई देता है। जब एक सफेद प्रकाश की किरण प्रिज्म या बारिश के समय जो बारिश के बाद जल की बूंदें, हवा में जो जल की बूंदें होती है उनसे उसके ऊपर आपतित होती है, तो आपतन के बाद जब यहाँ पर वर्तन होगा तो वर्तन के समय यह अभिलंब फीचर सफेद प्रकाश जो होता है इसके अंदर कई प्रकाश की किरणें होती है, अर्थात यह एक बहुरंगी बहुवर्णीय प्रकाश की किरण है। वर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम में बताया गया था, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू, जिसे वर्तनांक कहते हैं। यह जो वर्तनांक है यह प्रकाश के रंग और माध्यमों की प्रकृति पर निर्भर करता है। चूंकि यहाँ माध्यम दोनों ही समान है, दोनों अर्थात यह माध्यम अलग है, लेकिन हम बाद में भी किसी भी माध्यम को बदल नहीं रहे हैं, तो माध्यम का जो पेयर है, जोड़ा, उसे हम बदल नहीं रहे हैं। किंतु इस प्रकाश की किरण के अंदर विभिन्न प्रकाश के रंग हैं, इस कारण से एक ही आपतन कोण आई है, किंतु अलग अलग रंग के लिए म्यू अलग अलग है, इसलिए आर बदल जाएगा। सभी प्रकाश की किरणें एक ही रास्ते से नहीं जाएंगी, क्योंकि सभी का म्यू अलग है। चूंकि आई एक है, म्यू अलग है, तो इस LHS में भी हमें अलग करना होगा कुछ, क्योंकि यह जब म्यू बदल जाएगा, लाल रंग के लिए म्यू कुछ और, पीला के लिए कुछ और, हरा के लिए कुछ और। प्रकाश के रंग एक ही रास्ते से जा रहा है, आपतन कोण एक ही है, म्यू अलग होने से आर भी अलग हो जाएगा। एक प्रकाश की किरण इस रास्ते से गई, दूसरा इस तरह से गई, और अलग अलग प्रकाश की किरणें जाएंगी अलग अलग रास्ते से। मैं केवल 2 ही किरण दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ से जब प्रकाश की किरण निकलेगी, चूंकि यह मान लेता हूँ रेड कलर है और यह वायलेट कलर है, तो अब यह सिंगल कलर है, अर्थात इसके अंदर केवल एक ही रंग है, तो यह आपतित होने के बाद इस तरीके से जाएगा। फिर यह वायलेट के अंदर एक ही कलर है, यहाँ फिर से रंग नहीं टूटेगा, यहाँ टूटा क्योंकि इसके अंदर कई रंग थे। तो प्रकाश की किरणों का इस तरह से वर्तनांक अलग अलग होने के कारण बिखरना या टूटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यह है वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। वर्ण मीन्स कलर, लाइट। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना किसे कहते हैं, यह पता चल गया। चूंकि सफेद प्रकाश की किरण जाती है, तो इसमें देखा जा रहा है सबसे अधिक विचलन कोण वायलेट का है, क्योंकि सबसे अधिक वायलेट कलर का ही म्यू होता है। जिसका वर्तनांक अधिक होगा वह अधिक विचलित होगी, उसका विचलन कोण अधिक होता है। जिसका वर्तनांक कम होगा वह कम विचलित होगा, अपने रास्ते से कम होगा। बता दूं, म्यू भी ग्रेटर देन म्यू आर। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण यह इंद्रधनुष इसका एक उदाहरण है। और एक बात इसमें जानना होगा, प्रकाश का छिटकना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सूर्य से जब प्रकाश की किरणें आती हैं, उसे हम सफेद प्रकाश लेकर चलेंगे, उसके अंदर 7 किरण है। 7 किरण को, 7 रंग को इस तरह से जानते हैं, यहाँ भी है, आर है। अगर तोड़ा जाए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं पर, भीप ग्योर, आप किताब में देखेंगे इन सब का फुल फॉर्म। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। सबसे अधिक वर्तनांक ऊपर, उसके बाद नीचे।
प्रकाश का छिटकना, जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं तो रास्ते में कई सारे परत से, वायुमंडलीय परत से होते हुए हमारे पृथ्वी के ऊपर पड़ती है। तो इन धूल कणों या धूम्र कणों से होते पर यह प्रकाश की किरण जब पड़ती है तो वहां से वह अपने रास्ते से मुड़ती है। इसे प्रकाश का छिटकना कहते हैं। अब कौन सा रंग अधिक छिटकेगा? जिस रंग का वर्तनांक अधिक होता है वह अधिक छिटकता है, जिसका वर्तनांक कम होगा वह कम छिटकेगा। इस कारण से अगर हम दोपहर का समय बात करें, मान लें 12 बजे 1 बजे, तो जब प्रकाश सीधी हमारे सिर के ऊपर की दिशा से आ रही होती है तो प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ये रेंज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, यह सब छिटकती है। तो यह छिटकने के कारण हम जब तिरछा देखते हैं तो हमें आकाश नीला दिखाई देता है, इन सब का कॉम्बिनेशन। वही शाम के समय अगर देखते हैं जब प्रकाश की किरण सीधी आती है तो हमारे आंखों तक जो अधिक से अधिक प्रकाश पड़ेगी वही दिखाई देती है। कौन सा अधिक पड़ेगी? जो कम छिटकेगा। कौन कम छिटकता है? रेड, ऑरेंज, येलो, ये कम छिटकता है। अगर किसी भी वस्तु का उसी कलर का दिखाई पड़ना, जैसे कोई वस्तु है, ये मुझे ग्रीन दिख रहा है या यह वस्तु का कलर येलो दिख रहा है, इसका कारण यह है सफेद प्रकाश की किरण इस पीली वस्तु पर पड़ती है। पीली तो है ही आगे से, इसका कलर पीला किया ही गया, बट पीला ही क्यों दिखाई दे रहा है? इस पीली वस्तु पर सफेद के प्रकाश पड़ने के बाद यहाँ प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, उस पर नहीं जा पाएगा। 7 कलर है व्हाइट कलर के अंदर, 7 कलर्स में यहाँ येलो कलर को छोड़कर बाकी सभी रंगों को यह वस्तु अवशोषित कर लेगी। केवल येलो कलर ही यहाँ से छिटक कर या परावर्तित होकर के हमारे आंखों पर आ रही है, जिसके कारण यह येलो दिखाई। यदि यह व्हाइट लाइट नहीं होता, मान लेते हैं ग्रीन कलर का लाइट आ रहा है, ग्रीन कलर का लाइट इसके ऊपर पड़ के हमारे आंख पर आएगा तो ये वस्तु येलो दिखाई नहीं पड़ेगी। यदि किसी वस्तु से प्रकाश की किरण एकदम नहीं परावर्तित होकर आएगी तो वह वस्तु ब्लैक या काली दिखाई पड़ेगी। और यदि किसी वस्तु से सारे रंग सफेद प्रकाश की पड़ने पर सभी प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर हमारे आंखों पर आएगी तो वह वस्तु सफेद दिखाई देगी, व्हाइट। यह हुआ प्रकाश का छिटकना। और एक बात है, सिग्नल में गाड़ी को, ट्रेन को रोकने के लिए जो सिग्नल में कलर दिया जाता है वो होता है रेड, क्योंकि रेड कलर कम से कम छिटकता है, वह सीधा चली आती है, उसका वर्तनांक कम होता है। और साथ साथ एक और बात बोला जा सकता है, उसकी तरंग लंबाई अधिक होती है, वह कम छिटकती है, वह अधिक दूरी तय करती है। इस कारण से रेड कलर के माध्यम से गाड़ियों को सिग्नल पर रोकने के लिए व्यवहार किया जाता है।